नेहा सर जुड़ी है। Good noon, sir. Good morning, sir. Good morning. Good noon, sir. Good noon, sir. Namaste, madam. Good morning, morning, sir. sir. Good morning. Good morning, sir. everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। कैलाश यादव निवेदन कर रहा हूँ सर। अच्छा, क्या बात है। आशीर्वाद है सर आप। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दिया था और मेरा म्यूट था माइक। आई एम सॉरी सर। Good afternoon. Sorry, I'm extremely sorry for that, sir. And today, my name is Neha Soni. I'm a research scholar from the Department of Commerce and Management. And now I'm here to invite Dr. Phul Singh Gujar, sir. His academic qualification, his academic position, he's a professor in political science and principal in Government PG College, Jhalawar, Rajasthan. His academic qualification, he is an MPhil and PhD in political science from University of Rajasthan. His teaching and research experience, about 29 years of experience in teaching and research. He is a lecturer in political science at College Education and a professor since 18th of July 2018. His field of specialization, Indian government and politics, international relations, Indian thinkers and Western thought. Number of MPhil and dissertation awarded 7, number of PhD awarded 9, number of student working for PhD 3, and research project 1 completed. His administrative experience, he is a member of Board of Management UOK Kota and Dean Faculty of Social Science UOK Kota, Principal in Government PG College Jhalawar, Rajasthan, and a member of Research Board UOK Kota. 14 number of 14 books and chapters are published in various kinds of and number of 20 research paper are also published. So that's all about for myself. So I am honored and I welcome you, sir, on behalf of research committee, and I hand over the mic to you, sir. You can start, and the language will be bilingual. So thank you so much, sir. Welcome you, sir. Thank you, नेहा जी। मैं रिसर्च सेक्शन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मुझे लेक्चर देने के लिए। आवाज आ रही नेहा मेरी? नेहा जी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। यूनिवर्सिटी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने कि मैं एक लेक्चर दूं। जो हमारे शोधार्थी है कोटा विश्वविद्यालय कोटा के, मुझे ये बताया गया कि ये सोशल साइंसेस से संबंधित विद्यार्थी है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अंतर वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सोशल साइंसेज में आज की परिस्थितियों में क्यों नेसेसरी हो रहा है, क्यों उपयोगी हो रहा है, इसको जानने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ये संचार की एक तकनीक थी और इस पर धीरे धीरे सोशल साइंसेज पर भी काम होने लगा और इसको बहुत ही एक सांख्यिकी पद्धति के रूप में इसको स्वीकार किया जाने लगा। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। थोड़ा बड़ा, क्योंकि मेन फोकस ये है कि जो नेचुरल साइंस होती है तो उसका जो रिसर्च करने का जो होता है वो बहुत तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंसेज की जो रिसर्च का जो फील्ड होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है, मानव नेचर होती है।
उन मानव नेचर को हम कैसे विश्लेषित करें, किस तकनीक से उसको विश्लेषित करें, क्योंकि जो प्राकृतिक साइंस है या भौतिक तथ्य है उनका विश्लेषण तो हम कर सकते हैं। बढ़ाना थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ रही है। एक मिनट नेहा जी, थोड़ी सी अभी तो चेक करके किया अपन ने, कई बार हो जाता है सर, इससे आगे नहीं बढ़ रहा ना, ये बढ़ जाएगा। अब बोलो सर। हाँ, अंतर विश्लेषण पद्धति की आवश्यकता क्यों? वाई कंटेंट एनालिटिकल मेथड आर नीडफुल? सोशल साइंसेज में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भौतिक घटनाएं हैं या तथ्य है उसी की तरह राजनीतिक घटनाएं नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक घटनाएं जो होती वो अमूर्त होती है, जटिल होती है, परिवर्तनशील होती है, गुण प्रदान होती है तथा अमानवीय होती है। तो भौतिक तथ्यों को तो हम सूक्ष्म यंत्रों संयंत्र द्वारा किसी न किसी तरह अनुभव करके उनका अवलोकन कर सकते हैं, उनको जांच सकते हैं, उनको परख सकते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तुएं हैं उनको भौतिक तथ्यों की तरह अवलोकन या उनको भावात्मक रूप से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते या एक इंपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे उदाहरण दें, राजनीतिक क्षेत्र का जो विषय ले सकते हैं हम, जैसे पावर है, इन्फ्लुएंस है, नेशनलिटी है, नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट के जितने हैं, यूनिटी है, या और अन्य क्षेत्र हम ले सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम ले सकते हैं। ये सब चीजें एक अमूर्त रूप में हमारे सामने होती है, तो भावना प्रदान होती है। इनको कैसे चेक करें, इनको कैसे जांचें, इनका कैसे परीक्षण करें, इनका कैसे ऑब्जर्वेशन करें, तो ये चिंतन करने लगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2 भागों में बटा हुआ था। पूंजीवादी में कैपिटलिस्टिक या जो सोवियत संघ वाला राज्य था, तो उस समय बड़ी मुसीबत आ रही थी हमारे साथ। कि स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में जब राजनीति शास्त्री हमारी जो अध्ययन पद्धति थी उस परंपरागत अध्ययन पद्धति को अपना रहे थे, आगमनात्मक निगमनात्मक पद्धति को अपना रहे थे, और जो तथ्यात्मक था, जो परिणाम था, वो सत्यपरक या तथ्यपरक नहीं आ रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में ये देखा गया कि सोशल साइंसेज में भी ऐसी पद्धतियों को लिया जाना चाहिए, टेक्निक्स को लिया जाना चाहिए, जो हमारा विषय अधिक परिमाणात्मक हो सके, मात्रात्मक हो सके, अधिक एम्पेरिकल हो सके या साइंटिफिक हो सके। इन चीजों को ध्यान में रख के इस तरह की टेक्निक्स को उपयोग करने राजनीति शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने शुरू किया था। तो इसके लिए इन्होंने देखा कि जो हम कह सकते हैं कि जो पद्धतियां थी अन्य विषय में, तो ये धीरे धीरे समाज शास्त्र, मनोविज्ञान में इन पद्धतियों का समावेश होने लगा। बड़ा ही टेक्सुअल इनकी स्टडी करने लगे और फिर ये निष्कर्ष लगाने लगे कि कैसे हम और अधिक यूजफुल या सारगर्भित अध्ययन कर सकते हैं, कैसे इस विषय को और उपयोगी बना सकते हैं। मानवीय जो इंद्रियां है, जो मानव की जो सोच है, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, या उनका अध्ययन कैसे करें, इन सब चीजों को देखने के लिए राजनीति विज्ञान में या समाज विज्ञान में अंतर वस्तु विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस, प्रक्षेपी प्रविधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जिसको कहते हैं, केस स्टडी इत्यादि किया जाने लगा। ये देखा जाने लगा है कि और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने आया
कि अंतर वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य अपरिष्कृत घटनाओं को ऐसे तथ्यों में बदलना है जो वैज्ञानिक तरीके से अनिवार्यता प्रस्तुत की जा सके ताकि ज्ञान की पुंज की रचना की जा सके। अंतर वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि जो तथ्य हमारे सामने हैं गुणात्मक रूप से, उनको मात्रात्मक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कोशिश की गई सोशल साइंसेज में भी कि गुणात्मक अध्ययनों को भी परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करना है, जिससे उनको वर्गीकृत कर किया जा सके, श्रेणीबद्ध किया जा सके, सारणीबद्ध कर बनाकर उनका सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकते हैं। यानी कि गुणात्मक जो पद्धति है वो उसमें हम मात्रात्मक स्वरूप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि गुण देख सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में है, किसी प्रोफेसर में है, किसी राजनेता में है कि वो एक अच्छा है स्कॉलर है या एक अच्छा राजनेता है, एक अच्छा विद्वान है, ये तो हम गुणात्मक कर सकते हैं, लेकिन वो कितने प्रतिशत है, कैसा है, वो देखना जरूरी है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बहुत तेजी से घटित होने लगी। ऐसी परिस्थितियों में जो अध्ययन किया जा रहा था वो ये देखा जाने लगा कि उसको मात्रात्मक रूप में भी किया जाना चाहिए, उसको संख्यात्मक दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखा गया और इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया गया कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन होना चाहिए और वस्तुनिष्ठता के साथ साथ इसका परिमापन भी समय समय पर किया जाता रहना, ताकि संप्रेषण के साधनों के अध्ययन को आसान बनाया जा सके, प्रचार के साधनों का विस्तार किया जा सके, वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निर्वचन को सरल बनाना, व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन करना, तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना। यानी कि जो हमारे तथ्य है उनका अगर हम बार बार अध्ययन करेंगे या उसको बारंबार उसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें एक सामान्यीकृत तथ्य बनना चाहिए। जैसे कि चुनाव होता है, उसका अगर विश्लेषण करें तो उसके पीछे हमें फैक्चुअल लेना पड़ता है कि अमुक पार्टी बार बार क्यों चुनाव जीत रही है। एक स्कॉलर ये चीज को ले सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बार बार ये दो घटनाएं आपस में क्यों टकराव हो रही है, इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो इस तरह की पद्धतियों का हम समाज शास्त्र में भी उपयोग कर सकते हैं और इनको आगे जान सकते हैं। जब आगे बढ़ो भैया। हाँ, जब एक सामाजिक शोधकर्ता सोशल रिसर्चर किसी शोध परियोजना से प्राकृतिक सामाजिक घटनाओं के अभिलेखों या गुणात्मक सामग्री का एक समूह प्राप्त करता है तो वह सामग्री को उचित श्रेणी में वर्गीकृत करना चाह सकता है, ताकि वह इसे व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और क्रमबद्ध तरीके से वर्णित कर सके। कैटेगरीज में जो वर्गीकरण करेगा तो इस प्रक्रिया को अपनाना ही अंतर वस्तु विश्लेषण होता है। और एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में या दो किसी इशू के बीच में कोई टकराव होता है तो उनके बिंदुओं को, उनके टकराव के कारणों को, उन फैक्चुअल तथ्यों को हम इकट्ठा करके उनका श्रेणियों में वर्गीकरण करके अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो कंटेंट एनालिसिस की श्रेणी में माना जा सकता है। वैसे तो ये सूचना सामग्री, जो कि आप देखते होंगे कि अब ये देखा जा रहा है कि समझा जा रहा है कि सूचना तंत्र में जो बताया जा रहा है, टीवी पर देखा जा रहा है या रेडियो में सुना जा रहा है या समाचार पत्रों में दिया जा रहा है या किसी घटना को लिखा जा रहा है, तो एक विद्यार्थी इन सब को कैसे विश्लेषित कर सकता है। तो इसके लिए ये देखा जाता है कि वो कंटेंट को लेगा और उनकी श्रेणियां बनाएगा, फिर वो जिस श्रेणी को एक वर्गीकरण करेगा, उस वर्गीकरण के माध्यम से उनका विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करेगा तो वो एक परिमाणात्मक अध्ययन की दृष्टि से बहुत उपयोगी
हो सकता है, इसलिए इस टेक्निक को भी सोशल साइंस में आवश्यक रूप से शामिल किया जाता रहा है। ऐसा करके वे सूचना सामग्री, लेखकों, श्रोताओं एवं संस्कृति के बारे में अनुमान लगाते हैं। ऐसी सूचना सामग्री पुस्तकें, निबंध, साक्षात्कार, विचार विमर्श, समाचार पत्र, लेख इत्यादि में वो देख सकता है, डिस्कशन में देख सकता है, वार्तालाप कर सकता है, विज्ञापन में जान सकता है। विभिन्न जो संचारण के साधन है उन चीजों को उसमें वो देख सकता है और समझ सकता है। ये सब चीजें जो की जाती है अंतर वस्तु विश्लेषण में, ये सब वस्तु पर होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। इनमें एक सिस्टम होता है और ये एक सामान्य बन जाता है। जनरली ये एक सिद्धांत सा बन जाता है सामान्यतः। धीरे 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 इनको हम अगर करेंगे तो सिस्टमेटिक इनका हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, उसको एक सिस्टम के लेके फिर एक सामान्य प्रक्रिया उसकी बन जाती है, तो एक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आ सकती है। जैसे हम समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी क्या है, वह प्रक्रिया ऐसे स्पष्ट निर्धारित नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होनी चाहिए कि दूसरे विश्लेषक उसे पढ़ने को दोहरा सके, वैसे ही परिणाम प्राप्त कर सके। शोधक को, रिसर्चर को यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन से तथ्य उपयुक्त हैं और कौन से तथ्य अनुपयुक्त हैं। अर्थात एक विद्यार्थी ने किसी भी चीज का विश्लेषण किया है या कोई सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया है या कोई ऑब्जेक्ट लेकर कोई सिस्टमेटिक स्टडी की है, तो उसको करने के बाद अगर कोई दूसरा रिसर्चर भी उसको करना चाहे, कोई दूसरा शोधक भी उसको करना चाहे, तो उसके जो तथ्य है वो वैसे ही उपयुक्त होना चाहिए, अन्यथा वो उपयोगी नहीं रहेगा। वस्तुपरकता में कहीं न कहीं उसमें कमी महसूस होगी। सिस्टमेटिक होने का तात्पर्य है कि जो छोड़ दी गई या ले ली गई विषय सामग्री पूर्णतः संगतिपूर्ण होना चाहिए, या उसको कहें कि एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। उन नियमों में, रूल्स में यूनिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो व्यवस्थित माना जाएगा। नहीं तो वो उसको व्यवस्थित स्वरूप में मान नहीं सकते हैं। और ये सब होने के बाद विश्लेषण के निष्कर्ष सैद्धांतिक लिए हो, उसकी चयनित विषय सामग्री तथा उसके निर्माता या वक्ता अथवा श्रोता स्थायी महत्व के हो। इन सभी के मध्य संबंध उनके सिद्धांत संबंधित होने के आधार पर ही बनते हैं। ये तीनों विशेषताएं वस्तुतः सभी वैज्ञानिक गवेषणाओं में विद्यमान होती है। तो ये आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर, आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है सर। Yes, sir. हाँ, तो सर आ रही है ना? सीधा Yes, sir. सिंपल सी बात है कि ये जो अंतर वस्तु विश्लेषण जो पद्धति है सोशल साइंस में ली गई है, तो इसका तात्पर्य यही है संक्षिप्त में कि ये संचार या सांख्यिक की पद्धति है। इसको सोशल साइंस में लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारा विषय मानव है और मानव का स्वभाव, उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका कार्य करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। और ये सब होने के बावजूद भी इसको सोशल साइंस में क्यों एक्सेप्ट किया गया है, ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया था शुरू में कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब ये संचार की पद्धति है तो इसकी क्यों पड़ी। तो आप देखेंगे, देखिए हम बार बार टीवी पे देखते हैं कि दो नेता मिल रहे हैं, तो हमारा पूरा मीडिया का फोकस उस होता है कि नमस्ते कैसे किया है, बातचीत कैसे की है, कैसे हाथ मिलाया, कितना सम्मान दिया है। तो इन सब का इफेक्ट भी हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पे पड़ता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था पे पड़ता है, हमारी डिसीजन मेकिंग थियरी पे पड़ता है, हम कैसे योजनाएं बनाए, प्लानिंग बनाए, उस पे पड़ता है। तो हम इन चीजों से दूर नहीं रह सकते, इसलिए इस टेक्निक को सोशल साइंसेज में भी एक्सेप्ट किया गया।
अभी इसके अलावा भी इसकी एक और बात जो बताई है इसमें विद्वान ने, हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एस.एल. वर्मा जी, हम कोई विद्यार्थी पढ़ा हो उनसे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक अच्छी किताब है राजनीतिक अनुसंधान पर, तो उन्होंने बताया कि इन 3 विशेषताओं के अलावा 2 और विशेषताओं पर वो बात करते थे। क्वांटिटेटिव यानी कि गणनात्मक, किसी चीज की क्वांटिटी को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं देखेंगे, उसको नहीं जांचेंगे, तो कोई भी अध्ययन, कोई भी तकनीक है वो उपयोगी नहीं रह सकती है, वो लाभप्रद नहीं हो सकती है। इसके अलावा व्यक्तता, मैनिफेस्ट, मात्रात्मकता के कारण ही अंतर वस्तु विश्लेषण को अन्य पद्धति से अधिक वैज्ञानिक माना गया है। अब इसके साथ साथ कंटेंट एनालिसिस के साथ साथ ही एक और शब्द जो इनके साथ आता है, जो सब्जेक्टिविटी पे जो बहुत जोर देता है, वो है गुणात्मकता, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च involves collecting and analyze non-numerical data. एग्जाम्पल वीडियो है, इमेज है, ऑडियो है, इन सब चीजों के द्वारा इनसे हम समझ सकते हैं, कंसेप्ट बना सकते हैं, ओपिनियन बना सकते हैं, एक्सपीरियंस हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जान सकते हैं। यानी कि गुणात्मक पद्धति जो इसके अंतर्गत देखी जाती है वो गैर संख्यात्मक होती है। गैर संख्यात्मक होने के कारण इसको हम ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, थिंकिंग के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से जान सकते हैं, और ये सब चीजें मेरिट्स पे होती है, गुणों पे होती है। जैसे वो राजनेता बहुत अच्छा है, गुणात्मक पद्धति में उदाहरण दे सकते हैं कि वो नेतृत्व बहुत अच्छा है। अब इसमें ये हमें पता नहीं लग रहा है कि कितना अच्छा है। तो ये क्वालिटेटिव जो मेथड है, जो कि कंटेंट में हम इसका भी विश्लेषण आगे देखेंगे और भी, तो इसमें कितना है मात्रा हमें पता नहीं है। इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं कि जो आगमनात्मक विधि है उसका प्रयोग किया था। जैसे आगमनात्मक पद्धति में हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर रूल बनाते हैं, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। हम पहले विशिष्ट बात करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, और फिर उसके बाद एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल बनाया जाता है। इस तरह की बात की जाती है कि किसी व्यक्ति की व्यवहार से, सोच से, उसके कार्य से, उसके कर्म से या उसके बोलचाल से हम उसके बारे में एक परसेप्शन बना सकते हैं कि ये अच्छा है। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव मेथड है, इसमें हम उसके गुणों का जो बखान कर सकते हैं, उसके व्यवहार का जरूर कर सकते हैं, उसकी अच्छाई बुराई का जरूर कर सकते हैं। ये चीजें हम इसके अंतर्गत दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो हम जानेंगे कि कैसे अच्छा है क्वालिटेटिव विस्मय मेथड में, तो उससे हम इंटरव्यूज कर सकते हैं, उससे ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कंटेंट का प्रयोग कर सकते हैं उन सब चीजों को बनाकर, और ये सब करने के बाद एक प्योर नॉलेज हम उससे कलेक्ट करेंगे, और उसके आधार पर जो अनुसंधान होगा या अनुसंधान करता होगा उसकी योग्यता के आधार पर उसका निर्धारण करेगा। ये क्वालिटेटिव मेथड सिंपली इसको देखा जा सकता है कि ये गुण प्रदान होता है, जैसा कि इसे क्वालिटी से पता लग रहा, जो कि गैर संख्यात्मक होता है, नॉन न्यूमेरिकल होता है। इसके साथ ही एक और की जाती है मात्रात्मकता, क्वांटिटेटिव जिसको आप कहते हैं। संख्या निर्धारित होती है, इसमें फिक्स होता है कि कितनी संख्या होगी, कैसा होगा, यानी कि यह निगमनात्मक पद्धति को मानता है। इसमें नियम पहले बनते हैं, फिर विशिष्ट की ओर जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसके अंतर्गत कि 2 + 2 + 2 = 6 होता है। तो इसमें डाटा में समय ज्यादा नहीं लगता है, संकलन और विश्लेषण
हम इसमें कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के बाद, और ये सब चीजें दिख सकती है। ये इसकी जो विषय वस्तु होती है, जो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि टूल कैसे है, किस साधन से, किस पद्धति से, किस मेथड से, किस तरीके से ये विद्यार्थी रिसर्चर किस टूल से इसका मापन कर रहा है। इसमें भी साक्षात्कार ले सकता है, अवलोकन कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकल मेथड है, और ये जो भी करे होगा इसमें साक्ष्य तथ्य पर आधारित होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो अभिव्यक्त होने का प्रभाव परिणाम के निर्वचन इंटरप्रिटेशन पर पड़ता है, उस समय भाषा ज्ञान भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक एक शब्द, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है, मैं भारत हूं, आई एम इंडिया। यह बहुत पहले कहा जाता था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। भारत का बांग्लादेश बना है भारत के द्वारा, उसमें हस्तक्षेप करके, तो लोगों ने कहा है कि इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है। उसके बाद यह आया कि हिंदू, हिंदुस्तानी या भारतीय आदि अभिव्यक्तियां आने लगी। इस तरह के शब्द भी अखबारों में, मीडियाओं में बार बार सुनने को, देखने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था। तो उससे एक सॉरी सर, स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही सर। जी सर, आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। स्लाइड सर, स्लाइड तीसरी चल रही सर, तीसरी। मैं ये बातें एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ स्लाइड के अलावा भी, फॉर एग्जांपल के तौर पे। स्लाइड से आपको एक बेसिकली चीजें जो है ना, स्लाइड में तो आपको दिख रही होगी कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें स्लाइड में दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ कि ये एक हम जो कंटेंट एनालिसिस है ना, तो हम देखते हैं कि कैसे हम प्रिंट मीडिया में, अखबार में, टीवी में कैसे निकालते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत पहले ये देखा जाता था दूरदर्शन पर या इन पे कि बैठ के कि आज के अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में कौन कौन सी घटनाएं प्रमुखता से छापी गई है, कौन कौन सी पर फोकस रखा गया है, जनमानस किस तरह का है, इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया जाता था। तो ये जो कहा जाता है, किसी भी चैप्टर को ले सकते हो, किसी भी किताब को ले सकते हो, तो आप पहले उसका कंटेंट देखेंगे। आप अभी जो कोर्स वर्क कर रहे हैं, तो आपसे संबंधित जितने भी टॉपिक्स आप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आप अभी शोध करने जा रहे हैं, आगे रिसर्च करेंगे, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो उसमें आपकी जो कौन सी बुक है, उसमें कौन से कंटेंट है, उसमें हमारा कौन सा मिल रहा है। तो उन कंटेंट को आपको एक व्यवस्थित बना के और सबको एक सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आपके जो रिसर्च गाइड के पास जब आप जाएंगे, टॉपिक डिसाइड करेंगे, तब आपको इस तरह का भी एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि पहले वो कहेगा कि आप किताब पढ़ के आइए, कौन कौन सी किताब में आप कौन सा टॉपिक लेना चाह रहे हैं, उसके कंटेंट देखिए आप पहले। तो ये सब चीजें हम अभी तो हम बड़े बड़े लेवल पे इसको पढ़ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। फिर आप एक बुक के आधार पर, या आप जिससे सोशल साइंसेज के, तो आप जैसे इकोनॉमिक्स के, तो आप देखेंगे उसके तथ्य क्या है, उसके फैक्चुअल क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, उन सबको कोरिलेट करके एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अभी ये है कि मैं उस पर आऊंगा अभी कि अंतर वस्तु विश्लेषण क्या है। तो उससे पहले ही मैंने एक बात देखने की कोशिश की, आपको चेक करने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई हम इसको क्यों अपनाएं, क्या जरूरत है सोशल साइंसेज में, आप क्या मानते हैं इसको, इसकी क्या आवश्यकता है। तो ये इसकी आवश्यकता इसलिए, ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि हमें भी अधिक वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तो आपको ध्यान होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकल साइंस की उपयोगिता धीरे धीरे, यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही थी। वहां की जो शासक थे वो पॉलिटिकल साइंस की बजाय सोशल साइंस वालों को बुलाने लग गए थे, समाज शास्त्रियों को, और ये कहने लगे थे कि इस तरह की कंडीशन अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्यों हो रही, इस तरह के परिप्रेक्ष्य क्यों हो रही। तो जब ये देखा गया कि पॉलिटिकल साइंस रिलेवेंट नहीं रहा था, उसकी जो मेथड था वो बहुत पुराना था,
उस मेथड को बदलने की आवश्यकता है। तो आपको ध्यान होगा कि फिर बिहेवियरलिज्म एक मेथड नया लेकर आए थे और उन्होंने विश्लेषण किया था, और वो विश्लेषण भी यही था कि हमें नियमित अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि किस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो राजनीति विज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उसकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। सर, इसीलिए सोशल साइंसेज में भी नई नई सर। पद्धतियों का या कंटेंट एनालिसिस का या अवलोकन पद्धतियों का या केस स्टडी का अध्ययन किया जाने लगा। हेलो हाँ सर, आज कोई ये लिस्ट आई है जिसमें एब्सेंटी बताई गई है, तो जिनकी अटेंडेंस कम चल रही है। तो सर मैंने तो अभी तक कोई वो लिस्ट वो मतलब कोई भी लेक्चर अभी तक, और ऐसा नहीं कि मैंने मिस किया है, उसके बावजूद अटेंडेंस कम दिखाई गई है और डेली मैंने ज्वाइन किया है। तो सर ये अटेंडेंस का काम कौन देखते हैं? ये बात तो आप वहाँ ऑफिस में देखना, नेहा जी से बात करना, ये तो मेरे से संबंधित नहीं है, तो प्लीज उससे बात करेंगे, है ना? पिछले सेशन में बात करना, है ना? ये तो इस सेशन के बाद बात कर लेना आप मोबाइल पर, मैं बता दूंगा फिर, है ना? विपुल जी है वहां पर, कर देंगे आपका काम, ठीक है ना? अपनी स्लाइड तो मूव करिए ना, आप उसको तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, वो आ रहा है सर। अब अपन सब जगह आ जाएंगे, इसकी जगह आते हैं कि ये कंटेंट एनालिसिस, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये क्या होती है और इसकी क्या प्रक्रियाएं होती है, और इसकी जो प्रक्रिया है हम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद इसकी डिजाइन कैसे करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि सोशल साइंसेज में अंतर्वस्तु विश्लेषण को लाए क्यों है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और सारी चीजें, चाहे भौतिक घटना हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या संचार की हो, दूसरी अन्य कोई चीजें हो, उससे मानव प्रभावित जरूर होता है। और जहां व्यक्ति प्रभावित होता है तो उन चीजों को हमें अध्ययन करना चाहिए, उसकी स्टडी करना चाहिए। इसीलिए इस पद्धति को भी हमने एक्सेप्ट किया। और अब अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है? ये अंतर्वस्तु अनुसंधान विधि है जिसके माध्यम से मौखिक या प्रलेखित अनुसंधान सामग्री की अंतर्वस्तु का व्यवस्थित, सिस्टमेटिक, वैश्विक और परिमाणात्मक वर्णन किया जाता है। इसको कंटेंट एनालिसिस इज ए रिसर्च टूल used to determine the presence of certain words, themes or concepts with some given qualitative data. Example, using content analysis, researcher can quantify and analyze the presence, meaning and relationship of such certain word, themes or concept. ये अंतर्वस्तु जो मौखिक हो या लिखित सामग्री है, उस सामग्री को किसी भी किताब में, नॉवेल्स में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पर बताया गया, उसको एक व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और परिमाणात्मक दृष्टि से उसको व्यवस्थित रूप से रखना ही अंतर्वस्तु विश्लेषण माना जाता है या कहा जाता है। इसकी अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट लगती है वो है बर्नार्ड बेरेल्सन की विषय वस्तु विश्लेषण संचारण में व्यक्त सामग्री का वस्तुपरक, व्यवस्थित तथा मात्रात्मक विवरण देने वाली शोध प्रवृत्ति है। इसके साथ ही यंग की भी आप देख सकते हैं। ये साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा दूसरी लिखित या मौखिक भाषाई अभिव्यक्तियों द्वारा उपलब्ध शोध सामग्री की अंतर्वस्तु की व्यवस्थित, वस्तुपरक तथा मात्रात्मक वर्णन की अनुसंधान प्रविधि है। हम और अगर आगे, ये मैंने इसमें स्लाइड में दिखा रखी है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये स्लाइड हो रही है सर। क्या हो रही? आप जो परिभाषा बता रहे हैं वो स्लाइड आ नहीं रही है सर। ये यहाँ दिख रही भाई, पहली ही स्लाइड आ रही है सर बस। अच्छा
अंतर्दृष्टि विश्लेषण पद्धति की आवश्यकता क्यों, इसके बाद आप जो बोल रहे हैं सर वो नहीं आ रही स्लाइड। अच्छा, यही तो मैं पूछ रहा था आपसे, मेरे यहाँ तो चल रही भाई। नहीं आ रही सर आपकी। सर यहाँ नहीं आ रही है। अभी करते भाई। सर यहाँ नहीं आ रही। सर सही कह रहे हैं। कैसे आगे नहीं चल रही? आई भाई, दिख रही हो? No, sir. यस सर। हाँ सर, स्लाइड तो दिख रही है, शो हो रही है, लेकिन रन नहीं हो रही। देखिए भाई, चल रही है। चल रही है अब? नो सर। स्लाइड नंबर 3 ओपन है सर। No, sir. क्या टेक्निकल क्या दिक्कत आ रही भाई? सर ये स्लाइड विजिट हो रही है, अंदर वस्तु विश्लेषण पद्धति की आवश्यकता क्यों? नहीं, इसके आगे तो मेरे यहाँ तो मैंने आगे बढ़ाई भाई। चलो कर लो। स्लाइड। बढ़ाएंगे इसको? नहीं बात करनी। अब देखिए भाई, Yes, sir. यस दिख रही सर। है? स्लाइड नंबर 3 शो हो रही है सर। हो रही है? Yes, sir. हाँ, हो रही है। Yes, sir. हो रही है। अच्छा, पीछे मतलब एक मिनट और लगेगा। सर रन कर रही है, अब रन कर रही है। आ रही है? यस सर। अंतर्वस्तु विश्लेषण, अर्थ परिभाषा है? जी सर आ रही है सर। हाँ ये सर, अंतर्वस्तु हाँ, विश्लेषण ये एवं अर्थ। एक बेरेलसन की जो डेफिनेशन है, इसको आप देख लेना इसमें, और एक यंग की देख लेना, है ना। तो मैंने जो परिभाषा बताई उसमें मोटी मोटी बात है कि एक सांख्यिकीय है, वैश्विक है, वस्तुपरक है, व्यवस्थित है और मात्रात्मक है। क्योंकि जो ये कंटेंट एनालिसिस है, इन पर बेसिस होती है। क्योंकि 7-8 परिभाषाएं दी मैंने, इन सबको बताना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तो ये आप स्लाइड में देख रहे हो, और पीटीबीएम सेट है। ठीक है, आप माइक म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज आ रही है। ठीक है सर ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी क्या हमें? हाँ, मिल जाएगी। जी। आप हिंदी में कहें तो हिंदी में, अंग्रेजी में कहें तो दोनों मिल जाएंगे आपको। जी सर। सॉरी सर, हिंदी में भेजना सर। हिंदी में भेज रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि मुझे Yes, पता sir. है Thank हिंदी you, sir. मीडियम के विद्यार्थी ज्यादातर हैं। चलो आगे चलो। संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि जो इसका है, जो दस्ता विश्लेषण है, डॉक्यूमेंट एनालाइज करो, जो भी आपने वहां से तथ्य लिए हैं उनका विश्लेषण करना इसकी एक विशेषता रही है। और इसका करने के बाद सैंपल एनालाइज करना होता है। ये ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान देती है, इसमें सर्टेनिटी होती है, क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो संक्षिप्त मैंने 5-6 बात आपको इसकी विशेषताओं की बात लिखी, तो इनको भी आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि रिसर्च में ये सब चीजें काम आती है। कोई भी, चाहे सोशल साइंस है जो या नेचुरल साइंस हो, टेक्निक को बहुत महत्व दिया जा रहा है। और हम सोशल साइंसेज वाले बिना टेक्निक को महत्व दिए रिसर्च को ही करने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारी तकनीक की दृष्टि से बहुत गलत होता चला जाता है। तो आपको ये जो कोर्स वर्क में कोटा विश्वविद्यालय कोटा जो करवा रहा है, तो आप, मेरे ख्याल से आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, इन चीजों को पढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छी किताब है, BL फड़िया सर की भी किताब है, इसके ऊपर आप देख सकते हो। और समाज शास्त्र में बहुत सारी किताबें हैं, राम आहूजा सर की राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, उनको भी आप देख सकते हैं।
अपने सरलतल रूप में विशेष सामग्री विश्लेषण में अवलोकन किए जाने वाले प्रलेखों का अध्ययन, संदेशों का वर्गीकरण, संकेतीकरण किए जाने वाले संवर्गों कैटेगरीज का निर्माण, संदेशों में इन सर्गों के अंतर्गत आने वाले दृष्टांतों का परिगणन होता है। ये एक वस्तुपरक शोध प्रविधि है, क्योंकि इसकी कार्य विधि प्रोसीजर ऐसी होती है कि इसका अनुपालन करके कोई भी वैसे ही निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। सामाजिक राजनीतिक घटनाओं गुणात्मक और क्योंकि कर सकता है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक घटनाएं गुणात्मक और अमूर्त होती है। चलो आगे। राजनीति विज्ञान के चिंतन में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कह सकते हैं, जो लेख होते हैं वो व्यक्तिगत परक, सब्जेक्टिव या अंतर प्रज्ञात्मक या भावनात्मक ढंग से या वाद विवाद से या अस्पष्ट, अनिश्चित तथा व्यक्तिगत किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन आपको उन चीजों को देखना होगा, उनको समझना होगा। कहने का मतलब ये कि किसी भी राजदूत का कोई संदेश आता है या किसी भी मीडिया का कोई कंटेंट आता है, हेडलाइन आती है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर या आंतरिक राजनीति को लेकर या आंतरिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को लेकर या आंतरिक जातीय संघर्ष को लेकर या सांप्रदायिक दंगे को लेकर या आदिवासियों की समस्याओं को लेकर या महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कोई भी ऐसी कोई कंटेंट आपके सामने आता है, तो उसका विश्लेषण बहुत ही सावधानी पूर्वक, उसको ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर ही हमको करना होता है। अब अंतर वस्तु विश्लेषण के दो प्रकार बताए गए हैं, दो तरह का होता है। एक तो कंसेप्चुअल होता है, दूसरा होता है संबंधात्मक। कंसेप्चुअल में ये विश्लेषण किया जाता है कि सामग्री में जो शब्द है, जो मुहावरे हैं, उन अवधारणाओं के अस्तित्व और बारंबारता का पता लगाएगा। यानी कि जो कंसेप्चुअल होते हैं या जो विशेष सामग्री होती है, उनमें जो शब्द होते हैं या जो मुहावरे होते हैं या जो वहाँ की जो कंसेप्ट होते हैं, उनका कितनी बार प्रयोग हुआ, वो कितनी बार उनको दिखाया गया, उनकी मात्रात्मकता कितनी है, उसके आधार पर एक कंसेप्ट बताया जाता है। अब आपको बताऊं कि ये जो विश्व युद्ध होते थे, उनमें बड़ी ही न्यूज को ट्रांसप्लांट किया जाता था, मीडिया में दिखाया जाता था कि उसका इफेक्ट कितना होगा, बार बार दिखाया जाता था ताकि वहाँ के लोगों का मोरल बना रहे कि हमारी सरकार या हमारा जो हम कहीं पीछे नहीं है या हमारा जो हमारी ताकत वो कहीं कम नहीं है। इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी। बार बार दिखाने से एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता था कि आत्मविश्वास भी बनता था। तो ये सब चीजें आपको देखनी कि किस तरह से इनको विश्लेषित करना है। और इसके बाद संबंधात्मक है जो, इसमें इनके मध्य संबंधों का परीक्षण किया जाता है कि हमारे जो रिलेशंस है वो किस तरह के हैं, उन चीजों को भी ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आपको, 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो भाषण था, संबंधात्मक विश्लेषण के बारे में आप कर सकते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं, क्या प्रश्न है या क्या समस्या। पहले तो हमको उदाहरण के तौर पर उस समस्या को समझना पड़ेगा। यानी कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या स्टेटमेंट दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री क्या स्टेटमेंट दे रहा है। उस प्रश्न को जानकर, समस्या को जानकर, फिर वो क्या भाषण दे रहे हैं उसको भी उसके साथ कोरिलेट करना पड़ेगा। और ऐसे ही नहीं करना पड़ेगा, उनके भाषणों का कुछ अंश आपको लेना पड़ेगा नमूना के तौर पर, फिर उसको रखना पड़ेगा। फिर उन भाषणों के अंशों का विश्लेषण करने से पहले उनका निर्धारण करना पड़ेगा कि यहाँ कब क्या बोला था, किन परिस्थितियों में बोला था, क्या क्वेश्चन था, क्या प्रॉब्लम थी। पहले हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स को, फिर उसके सैंपल लेने पड़ेंगे कि उनके जो स्पीचेस थी वो क्या थी, फिर उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा और फिर कैटेगराइज करने के बाद उनको कोडिंग करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये सब करने के लिए
बहुत आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा, लगातार जानना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल चीजों को, तथ्यात्मक चीजों को ला सकते हो, तभी आप मात्रात्मक अध्ययन कर सकते हो, क्वांटिटेटिव जिसको कह सकते हो वो कर सकते हो। इसके बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार राजनेता है या बड़े लोग हैं वो शब्दों में बात को कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, कभी कह देते हैं कि सॉरी बोल देते हैं, कभी कहते हैं वेट कीजिए। तो इस तरह के जो शब्द हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि हम टेलीविजन में देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी उनकी, यानी शब्दों से नहीं पहचान पा रहे तो बॉडी लैंग्वेज से देखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बार बार होती है, तो उनमें इन राजनेताओं की प्रेजेंस का भी हमको अवलोकन करना होता है। इसके साथ ही जो इन अवधारणाओं में जो पावर है, जो चिन्ह दिशा है, इनके बीच में भी हमको संबंधताओं को देखना पड़ता है, और इन सब चीजों का संकेतन करने के बाद फिर उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करना पड़ता है। सांख्यिकीय विश्लेषण का तात्पर्य ये है कि कंटेंट एनालिसिस होगा। अब जब किसी भी देश सत्ता प्रमुख ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, उन्होंने क्या सूचना प्रस्तुत की है, वो सूचना कितनी ठोस है, उनके भाषणों की सामग्री को भी देखा जा रहा है। स्लाइड चल रही भाई? चल रही है, बिल्कुल चल रही है सर, स्लाइड चल रही है Yes, sir, आपकी। चल रही है slide. थैंक यू। तो जो आप देखेंगे कि टेलीविजन पे जब ये किस तरह की सूचनाएं दी जा रही है, या मीडिया में हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको कब क्या बोला है, इन सबको भी एक हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर कैटेगराइज करना पड़ेगा, फिर कोडिंग करना पड़ेगा, फिर उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि शायद मैं भूल रहा हूं, मैं भूल रही हूं। शब्द समूह के लिए संकेत कोड देंगे, और ये निर्धारित किया जाएगा कि किस तरह के भाषण किन परिस्थितियों में उन्होंने दिए गए। तो इन सबका इफेक्ट हमारी सारे जनमानस पर दिखाई देता है। इसलिए सोशल साइंसेज में इन चीजों को भी आत्मसात करना पड़ेगा, इनको भी देखना पड़ेगा, इनके ऊपर भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा, जानना होगा कि हमारी इन राजनीतिक परिघटनाओं से हमारी सोसाइटी कितनी प्रभावित हो रही है, हमारी इकोनॉमिक्स कितनी प्रभावित हो रही, हमारी एजुकेशन कितनी प्रभावित हो रही, या हमारा जो डेवलपमेंट का ग्राफ है वो कितना गिर रहा है या ऊंचा हो रहा है। इन सब चीजों का भी विश्लेषण करना होगा। तो कंटेंट किसी एक पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस के नहीं है, बल्कि ये मानवीय जीवन से आत्मसात हो चुका है। तो इन सब चीजों को हमको धीरे धीरे देखना पड़ेगा। आज व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तो अकेला ही हूँ। अगर ऐसा कहेगा तो जो अरस्तु कह गया है कि या तो मनुष्य देवता है या वो पशु है, उसको समाज में रहना पड़ेगा। जब वो समाज में रहेगा तो उसको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी, नेसेसिटी होगी। जब उन चीजों की आवश्यकता होगी तो वो अकेला पूरी नहीं कर सकता है, उसको रोटी की भी आवश्यकता होगी, उसको कपड़े की भी आवश्यकता होगी, उसको शिक्षा की भी आवश्यकता होगी, उसको दवाई की भी आवश्यकता होगी, उसको उसकी हिस्ट्री की भी आवश्यकता होगी उसका मॉरल बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को आत्मसात करना पड़ेगा। और ये सब चीजें जब हमारी किसी नीति निर्धारक द्वारा बनाई जाती है, तो वो क्या नीति निर्धारण कर रहा है, उन चीजों को, उन कंटेंट को भी हमको देखना पड़ेगा, तभी एक समग्र टोटल स्टडी हमारी मानी जा सकती, टोटल स्टडी को हम समझ सकते हैं। ये सब चीजें इनके साथ साथ चलती रहती। अब प्रोसीजर ऑफ कंटेंट एनालिसिस, ये सब होने के बाद इसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाए, कितने तरीके से, किस रूप में अंतर वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, हमारा विषय या लक्ष्य को हमें ये जानकर हमारी रिसर्च डिजाइन करनी पड़ेगी। मैं आपको कह रहा था कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस विषय पर आप करना चाह रहे हैं, आपका विषय क्या होगा, फिर वो विषय लेने के बाद आपकी क्या, इसको लेके क्या एम है आपका, उठने के बाद आपको एक डिजाइन बनानी पड़ेगी, यानी शोध प्रकल्प बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे।
दूसरे चरण में हम कह सकते हैं कि जो डिजाइन आपने रिसर्च डिजाइन तैयार की है उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं कि 2 साल 3 साल तक तो आपने कुछ किया नहीं, सर ने बताया वो टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया और यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा भाई। आपको पहले पूरी तरह से रिसर्च डिजाइन आपके दिमाग में हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो फैक्चुअल आपके समझ में है उस बुक को आपको लेना पड़ेगा, और जो बुक में आपके डिजाइन से संबंधित रिसर्च डिजाइन से संबंधित फैक्ट्स है उनको आपको संकलन करना पड़ेगा। उसके आगे आप पेज नंबर लिख लीजिए कि इस किताब का नाम, उस किताब में इस पेज पर ये कंटेंट है, मेरे रिसर्च डिजाइन से संबंधित है, तो मुझे जब भी काम करना होगा तो इस चीज को हमको कोड करना है, लिखना है। तो इस डिजाइन के साथ साथ ही आपके जो तथ्य है वो भी आपको हो जाएंगे, और उसमें क्या है, प्रलेख है कि कोई संदेश है, कोई वक्तव्य है, कोई भाषण है, ये सब चीजें आप संकलन करके रख लीजिए डिजाइन के साथ ही कि आपको मुझे इन इन चीजों को करना है। तो एक रिसर्चर के लिए बड़ी सुविधा हो जाती है कि मैं इन चीजों को काम करते समय इसको मुझे पढ़ना है, इसके साथ साथ मेरा रिसर्च का काम आगे चलता जाएगा। पर ऐसा विद्यार्थी करते नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं बार बार उनसे ही कहता हूँ कि आप इस टॉपिक से पहले पढ़िए, इसको समझिए कि इसमें क्या करना है, आप खुद बनाइए डिजाइन कि आपको किस चीज पर रिसर्च करनी। तो बच्चे आते हैं कि सर पीएचडी करनी है पर पता नहीं क्या करना, कैसे होती है। तो पहले आप इन सब चीजों को समझ लीजिए और आप अपना लक्ष्य बना लीजिए, आपका विषय तय कर लीजिए, फिर आप रिसर्च डिजाइन कर लीजिए। रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग आपकी जो तथ्य है, कंटेंट है, उनका संकलन कर लीजिए। वो संकलन करने के लिए आप चाहे भाषणों से करो, किसी के संदेश से करो, किसी के पत्रों से करो, किसी के टेलीविजन से करो, यूट्यूब से करो या दूसरे अन्य से करो, लेकिन आप उस चीज को समझ लें, उनका संकलन कर लें, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। फिर उनके बाद तीसरे चरण में आएगा प्रोसीजर का, जो तीसरा चरण है, फिर विभिन्न इकाइयों में जो शब्द है, जो सेंटेंसेज है या उससे संबंधित जो पात्र है, प्रसंग है आदि का निर्धारण कर लें। वही बात आ गई, आपने जो भाषण सुने हैं, जो किताब आपने देखी है, जो आपने पढ़ी है, उनकी कौन सी बात, कौन सा शब्द, कौन सा सेंटेंस है, किस पात्र से संबंधित आपको अच्छा लगा, उसमें क्या प्रसंग था, उनका आपको नंबरिंग कर लेना चाहिए आपकी रिसर्च डिजाइन के साथ, और फिर उस पर धीरे धीरे आपको अपने रिसर्च की ओर बढ़ना चाहिए। चौथा जो है, उसमें जो यूनिट्स है जो आपने बनाई है, चैप्टराइजेशन आप करेंगे धीरे धीरे, उस यूनिट्स को कैटेगराइज कर लें आप। आपने मान लीजिए कोई टॉपिक लिया है, सोशल जस्टिस का ले लिया है, सोशल प्रॉब्लम्स का ले लिया है, या नेशनल पॉलिटिक्स का ले लिया, या किसी अन्य क्षेत्र में आपने ले लिया, तो उससे संबंधित आपने कंटेंट देख लिए, उनको आपने नोट कर लिया, फिर उसको कैटेगराइज कर लिया आपने कि ये मेरे इस चैप्टर में आएगा, इस जगह में इसका उपयोग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या इनके साथ मेरा ये जो चैप्टर है इनको मैं ऐड कर सकती हूँ। अब ये सब हो गया। अब एक और बात ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अगर आपने लिया है तो आपको ये करना पड़ेगा कि हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किसी विषय पर काम करना है तो कितने न्यूट्रल स्टेट है, कितने परमाणु संपन्न राष्ट्र है, कितने साम्यवादी खेमे के राष्ट्र है, कितने पूंजीवादी राष्ट्र है, कितने संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थक राष्ट्र है, इनको भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने आपसे बताया कि बुक्स में कंटेंट दिया है, वैसे अगर इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में आप अध्ययन करेंगे, इंटरनेशनल फिनोमेना को आप अपने स्टडी का आधार बनाएंगे, तो उसमें इन चीजों को भी कैटेगराइज आपको करना पड़ेगा। ये कंटेंट एनालिसिस का एक प्रोसीजर है, इसको आपको देखना होगा, आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद आता है पांचवा, आपने ये सब रिसर्च डिजाइन कर लिया, आपने तथ्यों का संकलन कर लिया आपने, और इनको इकाइयों में भी बांट दिया, और इन इकाइयों को आपने कैटेगराइज भी कर लिया। फिर उसके बाद आप पांचवें चरण में जाएंगे, तो इन कैटेगराइज किए हुए का उपयोग किया जाता है। फिर आपने इनका उपयोग करना होगा, फिर इनको आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा, जो आपका शोध विषय की दृष्टि से जो लाभदायक है, आपके यूजफुल है, हेल्पफुल है, उनका अधिक से अधिक उपयोग करना है।
और ये नहीं है जब आप उपयोग कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको नहीं लग रहा है ये चीज, तो आप अपनी इंट्यूशन से भी, अपनी अंतर प्रज्ञा से भी, भाषाई दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने तर्क से, अपने वितर्क से और अपने अध्ययन के अनुभव से उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो वहां दिया है वैसा का वैसे ही हूबहू आप नकल मार दें। आपको याद है आजकल नकल बहुत ज्यादा पकड़ी जा रही है, तो ऐसा ना करें आप लोग। ये सब चीजें आप जमा लें, फिर उनको अपने हिसाब से, अपने भाषाई ज्ञान के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर उसको यूज करें। छठे चरण में फिर इन इकाइयों की विषय वस्तु का परिमापन, क्वांटिफिकेशन और मेजरमेंट के इनका, ये जो सब करने के बाद जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसका क्वांटिफिकेशन कर दो, मेजरमेंट कर दो। और ये सब किस पद्धति से होगा? ये सब गणितीय पद्धति से होगा, ये सांख्यिकी पद्धति से होगा, ये मात्रात्मक पद्धति से होगा कि मैंने इस काम को इस जगह ऐड कर लिया। अगला होगा 7वां चरण जो हम पढ़ेंगे, परिमाणात्मक या मात्रात्मक मापन। जब हमने ये सब कर लिया, मेजरमेंट भी कर लिया, क्वांटिफिकेशन भी कर लिया, तो फिर इसका मात्रात्मक मापन करेंगे। और ये सब करने के बाद उन तथ्यों को, फैक्चुअल को, उनको कैटेगराइज करेंगे, उनकी सारणी बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, और फिर उन तथ्यों का विश्लेषण बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी क्षेत्र का ले लीजिए कि कोटा उत्तर विधानसभा और कोटा दक्षिण विधानसभा में 18 वर्ष के कितने मतदाता है, कितने प्रतिशत है, तो दोनों का आप ले सकते हैं, उन तथ्यों को आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनका एक टेबल बना सकते हैं, उनका वर्गीकरण कैटेगराइज कर सकते हैं। वो सब करने के बाद फिर उसको एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर इतने मतदाता है और इतने मतदाता इतने पढ़े लिखे हैं और इतने मतदाताओं ने पहले इतना भाग लिया चुनाव में, इतने ने भाग नहीं लिया था, इसका क्या कारण था, उसका एक एनालिटिकल एवल्यूशन आप कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अंतिम चरण में जो हम आएंगे कि प्रोसीजर का, वो है सामान्यीकरण। यानी कि ये सब आप जो इतने सारे प्रोसीजर पर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो अंततः आप एक निष्कर्ष निकालेंगे। वो निष्कर्ष जनरली होगा, वो जो आपने निष्कर्ष दिया, वो आपने प्रस्तुत किया, उसको अगर दूसरा भी करेगा तो वही तथ्य, वही फैक्ट आएगा, तो वो भी एक सामान्य सिद्धांत बन जाएगा। अब आप कहेंगे सामान्य सिद्धांत सोशल साइंसेज में कैसे बन सकता है, क्योंकि जब 18 साल का होगा वो करेगा, 3 साल निकल गया तो दूसरे वाले आ जाएंगे। हाँ, ये बात मानते हैं। जैसे नेचुरल साइंस में होता है कि किसी चौक को ऊपर उछालो तो वो नीचे आएगी, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में, सोशल साइंस में इस तरह के तथ्य फैक्चुअल तो नहीं होते हैं, लेकिन एक जनरल एक इंस्टिक्ट होती है मतदाता की भी या आदमी की भी, उन हॉबियों के आधार पर, उसके विचारों के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर हम एक जनरल थियरी डेवलप कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजों की भविष्यवाणी की जा सकती है, सिस्टमेटिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। ये सब आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। चलो 1 मिनट करते हैं, देखना। नो सर, क्लियर है आपकी वॉइस। क्लियर है सर, हमें तो। हो सकता है नेटवर्क इशू हो इनके, इसलिए। हाँ, थोड़ा बिल्कुल हो क्लियर सकता है है, मुझे सर। नेटवर्क इशू है सर हमारा। हाँ, ये आपके नेटवर्क में भी हो सकता है, व्यक्तिगत आपके हो सकता है कि इस तरह की दिक्कत आ सकती है, तो आ जाएगा। जी सर, कंटिन्यू सर। यहाँ भी पुअर हो जाता है बीच बीच में, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई अब ये सब हो गया, आपने प्रकल्प बना लिया, आपने डिजाइन कर लिया, रिसर्च टेक्निक अपना ली, सब कुछ हो गया आपका। रिसर्च डिजाइन अंतर्विश्लेषण का शोध प्रकल्प हो गया। एक सोशल साइंटिस्ट होता है, वो अपने जो फेवरेबल सब्जेक्ट को लेता है और उसकी स्टडी करता है,
और उसको बहुत ही प्रामाणिक ढंग से, है ना, साइंटिफिक वे में प्रावैधिक को कर सकता है या नहीं कर सकता? आप क्या मानते हो, कोई बताएगा? कर सकता है ना सर? कैसे? लेकिन चलो इसको खत्म करके फिर बातचीत करेंगे, है ना? जी हाँ, ये कैसे कर सकता है? ये कोई भी, उसको क्या करना पड़ेगा? लगातार अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसे करेगा वो प्रमाणीकरण? जहां विवादास्पद मामले हो, प्रमाणों के साथ प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता हो, कैसे करेगा? उसके लिए 3 स्टेप बताएंगे। तथ्यों का एकत्रीकरण करके और फिर उनका विश्लेषण करेगा ना। गुड। हाँ, अब तथ्य कैसे कैसे कलेक्ट करोगे आप? सर बहुत एक्चुअल डेटा कैसे कलेक्ट करोगे आप? सर जैसे प्रश्नावली के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल, इंटरव्यूज ले सकते हो, है ना? सर वो तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ना। सर हाँ। ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, निरीक्षण बिल्कुल। द्वारा, सुपरविजन के द्वारा, क्वेश्चनियर, केस स्टडी के ऑब्जर्वेशन, द्वारा। सर्वे, फीडबैक, हाँ, ये बिल्कुल सब है। बिल्कुल और इसके अलावा जर्नल, आर्टिकल्स, बुक्स, इनसे भी डेटा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलो, अब तो सही, बहुत सही चल रहे हो आप लोग सब, है ना? जी तो ये सब चीजें हैं। तो ये सोशल साइंस में मान लो कि आज अभी अभी पढ़ रहे हो, तो अभी तो एक बड़ा चेंज होता है। मानव स्वभाव बहुत परिवर्तनशील है, जितना है इतना किसी का नहीं होता है ना। व्यक्ति का विचार बहुत बदलते रहते हैं। उनको कैसे मापोगे आप? कोई भी घटना है, कोई भी इश्यूज है, उस पे आप थॉट है वो। ऑब्जर्वेशन जो सर मानवीय व्यवहार की कुछ विशेषताएं होती है कि कुछ परिस्थिति में एक जैसा ही व्यवहार होता है, कुछ बातों को छोड़ के, तो उससे थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। आपको, मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ, सुनिए आप लोग, अभी म्यूट कर लीजिए बंद। तो ये बात आई थी कि अमेरिकन पत्रकार आए कि इंडिया की डेमोक्रेसी का विश्लेषण करें आके, तो वो ये बता नहीं पाए कि यहाँ के मतदाता किस तरह से, कोई मुखर ही नहीं होता है, तो कैसे करेंगे? वो बताते ही नहीं थे किसका प्रचार कर रहे हैं, किसको वोट डालेंगे, किसको नहीं डालेंगे। तो ये बड़ी दिक्कत आ जाती है एक सोशल साइंटिस्ट के सामने। उसका कैसे एनालाइज करे बेचारे? वो कह रहे कि वहां कुछ समझ में नहीं आता। जैसे अमेरिका में तो एक ही पता लग जाता है, इतने परसेंट इस राष्ट्रपति के साथ जा रहा है, इस पार्टी के साथ जा रहा है। इंडिया में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोफेसर रजनी कोठारी कह चुके हैं कि यह कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, और वही डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने उपयोगी बताई थी। एकमात्र प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा था, शायद आपने पढ़ा होगा उनकी कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर। चलो, ये सब चीजें हैं आगे, और अभी बहुत बच रहा है, तो ये होगा नहीं पूरा, अभी बहुत हाँ। यानी कि अंतर वस्तु विश्लेषण के शोध प्रकल्पन में 3 बातें होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको जो संचारण की जानकारी होना चाहिए, आपको संदेश भेजने वाले की पृष्ठभूमि और उनका कारण पता होना चाहिए, संचारण का प्रभाव का पता होना चाहिए। ये सब चीजें होती है, क्योंकि बहुत पहले क्या संदेश आते थे, मतलब मैसेज आते थे राजदूत के द्वारा, तो उन्होंने क्यों भेजा है, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, उसके क्या कारण रहे हैं, और वो जो संदेश हमको मिला है उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर होने वाला है। ये चीजें भी आपको याद होना चाहिए। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए काम में आती थी पहले, क्योंकि वो संदेश जाता था। पहले हमने राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी पढ़ी है। राजस्थान में बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, एक दूसरे के यहाँ सूचनाएं जाती थी, आदान प्रदान होता था। तो कहते थे कि वहां का संदेश आया कि आप या तो ये बात मान लीजिए, लेकिन तैयार हो जाइए, हम युद्ध के लिए तैयार है। तो उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है, या उसका भेजने का क्या मकसद था, उसके क्या कारण थे, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का या राजदूत का कोई संदेश या कोई पैगाम आता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए एक सूत्र जो बताया गया है, जो मैं यहाँ पर इसमें स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा, क्या
कैसे, किसको, क्यों, कौन, क्या परिणाम हुआ, ये एक सूत्र है। इन सब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी काम में आया। ये प्रश्न हुआ था, आपने पढ़ा होगा कि प्रोफेसर लासवेल की एक किताब है ग्रामर वाली, उसमें भी कहता है कि राजनीति में कौन कब क्या सत्ता प्राप्त करता है। तो इसी तरह का क्या, कैसे, किसको, क्यों, कौन, क्या परिणाम हुआ, ये सब चीजें भी देखनी होगी। इसके साथ साथ इसके 6 मूल तत्व है जो मैं बताऊं। पहले तो आपको संदेश भेजने वाले के क्या, उसका सोर्स का पता करना पड़ता है। कभी कभी यदि देखा जाता है कि कोई गलत संदेश तो नहीं भेज रहा, किसी ने वैसे ही ऊपर ऊपर संदेश तो नहीं दे दिया, वो मीडिया में आ गया और हम लोग सब चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे होने लगा। तो पहले तो हमको उसका सोर्स पता करना पड़ेगा। जैसे हम रिसर्च करेंगे तो हम जो भी बात हम हमारी रिसर्च डिजाइन में लिखेंगे या हमारा थीसिस में लिखेंगे, तो पहले हमको उसका सोर्स देखना पड़ेगा। और सोर्स भी क्या है, प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है, उसका हमको फुटनोट डालना पड़ेगा कि ये सोर्स हमने इस बुक से लिया है, जो कि सेकेंडरी डाटा पे आधारित है या प्राइमरी सोर्स है। ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। ये आपको सर पता, वो जो सोर्स है सर, वही तो कंटेंट होता है ना। कंटेंट ऑफ एनालिसिस का मतलब सोर्स ही हुआ ना। हाँ, वो जो सोर्स आपने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट कर लिया ना आपने, इकट्ठे कर लिए सारे, फिर हाँ, उनको एनालाइज कर रहे हैं कि वो सत्य है या नहीं है, अच्छा, वो कंटेंट हो गया। हाँ जी, आपने एक कैसे करेंगे, आपने हाँ, आपने बहुत सारे ले लिए है ना सोर्स को, हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी जो मिला उसको उसी एनालाइज कर लिया आपने, है ना। हाँ, तो वो उसको करना होता है ना। ये सेशन अभी थोड़ा 5 मिनट में बाद में अपन ले लेंगे, थोड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत चीजें रह जाएगी तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ जी सर। 5 मिनट अपन डिस्कस करेंगे, और भी टाइम रहेगा तो कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो सोर्स को जानना बहुत जरूरी है। रिसर्च में भी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्ट्री में हो चाहे पॉलिटिकल साइंस में। और हम लोग क्या करते हैं, हूबहू को उसकी नकल कर देते कि ये यहाँ से लिया, पूरा पूरा पेज लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखना भी रिसर्च में भी, है ना। सोर्स को बहुत अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस हम करते नहीं, जैसा लिखा वैसा लिख के ला के गाइड के सामने पटक देते हैं, लिखला है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद इनकोडिंग प्रोसेस करना चाहिए। सोर्स आपने ले लिया तो उनका इनकोडिंग करना चाहिए, संकेतन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे ही आपको इनको कोडिंग कर दिया हमने। फिर उसके बाद जो मैसेज है जो आपको मिले, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आ रहा है, पर आपको जो भी आपको कंटेंट मिले किताब में या आपको मैगजीन में या अखबार में, उनके ऊपर भी आप इसको ले सकते हो और उन संदेशों को एक जगह आप रख सकते हो। और फिर उनको अगर मीडिया कर्मी के लिए भी है कि उन संदेशों को अच्छी तरह से उनका सोर्स पता करके, उनकी संकेतन प्रक्रिया करके, फिर उनको आप चैनल्स में बता सकते हो, दिखा सकते हो कि ये सोर्स हमको यहाँ से मिला और ये न्यूज बहुत अच्छी है। आपको पता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत का जो अखबार है, या द हिंदू, इनमें जो कोई न्यूज छपती है तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद में बहुत हंगामे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही कोई अमेरिका के अखबारों में कोई खबर छप जाती है तो बहुत हो जाते हैं। बोफोर्स तोप सौदा का अखबार में आ गया था तो संसद नहीं चली थी। तो ऐसे इनके सोर्स होते हैं सब। बिना सोर्स के कोई संदेश या कोई ऐसी चीजों को पहले मिला तो उनको पहले जानकारी लेते हैं और फिर उसके बाद वो चैनल पर ट्रांसमिशन होता है। और फिर ये बात है कि संदेश प्राप्त करता कौन है, रिसिपेंट कौन है, ये भी देखना पड़ता है। और फिर उसका संकेतन प्रक्रिया, डिकोडिंग मैसेज किया जाता है। तो बहुत बार ऐसी चीजें आ जाती है कि उन सब चीजों को, सोर्स को, हमको उन मैसेज को, उन जानकारियों को हमको पूरा पता करने के बाद उनको दिखाना चाहिए, उनको लिखना चाहिए किताब में, थीसिस में, उनकी कोडिंग होना चाहिए, उनका फुटनोट होना चाहिए। और ये बात आपको, आप लिख रहे तो आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि ये मैंने यहाँ से लिया, इसका सोर्स ये है। ये तो वही आ गया है ना, आगे चले। अब
अब ये दूसरा आ गया कि प्रभावी संचारण के लिए जानना आवश्यक है किसी संचारण या उसकी विषय वस्तु के लिए कैसा श्रोता पाठक होना चाहिए। उपयुक्त तीनों प्रश्न क्या, कैसे और किनको संचारण की अंतर्वस्तु से संबंध रखते हैं। शोध प्रकल्पन के दूसरे भाग में क्यों और कौन से संबंधित समस्याएं आती है, क्यों, वाई तथा कौन में संचारण के पूर्ववर्तों के विषय में समस्याएं उठाई जाती है। क्यों से संबंधित 4 बातों का अध्ययन किया जाता है। क्यों है ना, प्रश्न जब आपने खड़ा किया, कोई भी चीज आती है, आप पढ़ रहे हैं, किसी बुक को पढ़ रहे हैं, किसी अखबार को पढ़ रहे हैं, किसी टेलीविजन में देखा आपने, किसी मैगजीन में आपने पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले प्रश्नवाचक उसके सामने रखना होता है, ये जानना होता है कि ये क्यों है। तो ये जो आपको कोई संदेश मिला है या आपको किसी ने मैसेज भेजा है, तो पहले तो पता करो किसने भेजा है, उसका सोर्स पता करो, फिर उसकी सच्चाई का पता करने के बाद फिर उसको देखो कि किस जगह इसका उपयोग किया जाता है, इसको कहाँ काम में लेना चाहिए। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जाकर आप राजनीतिक तथा सैनिक गुप्त सूचनाओं की प्राप्ति, कोई भी चीज आप प्राप्त करते हैं, किसी भी राजनेता की दृष्टि से आपको कोई सूचना मिल रही है, किसी सैनिक से आपको कोई सूचना मिल रही है, तो उन सूचनाओं को आप एकत्रित करेंगे। फिर व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का, कि ये जो व्यक्ति है ये सही तो है ना, कहीं ये ऐसा तो इसका दिमाग तो नहीं खराब है, ये क्यों इस तरह की सूचना बता रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण हो सकते हैं, फिर इसका क्या है कल्चरल, जो इसका क्या सोच रही है, क्या करना चाहता है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद बिना इसके जाने, बिना इसके देखे आप किसी भी चीज को किसी भी बुक में या मैगजीन में, अखबार में, लेख में आप प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सूचना देने वाला कौन है, सूचना प्राप्त करने वाला कौन है, क्योंकि ये पद्धति पूरी मात्रात्मक है और ये मात्रात्मक पद्धति होने के कारण ये सेकेंडरी डेटा पर आधारित है, इसमें प्राइमरी डेटा कहीं भी यूज नहीं होता है कंटेंट एनालिसिस में, क्योंकि जो चीज आपके पास है उसी का आप विश्लेषण करते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी है बहुत अच्छी तरह से कि जो किताब में लिखा वो सही है कि नहीं है, ये क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है, इसकी विषय वस्तु क्या है, उन चीजों सर को। आपने बोला प्राइमरी डेटा हम लोग एनालिसिस में नहीं लिखेंगे। भाई आपका ये जो कंटेंट एनालिसिस है ना, ये हाँ जी, कंटेंट सेकेंडरी डेटा पर आधारित है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। प्रियंका मैम, हाँ जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वालों के लिए उपयोगी है, आपके लिए नहीं बोला सर ने। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मैम। ये माइक म्यूट कर लो भाई, आप बातचीत पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेज के लिए। हाँ, तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर आपको ये इसकी पठनीयता की आपको जांच करनी है, संचारण की गति का प्रवाह का विश्लेषण करना है और इसका क्या रेस्पॉन्स मिला है इसका असेसमेंट करना है। फिर इसके बाद कोडिंग करनी, जो आपने जो सूचना दी है, सोर्स प्राप्त किया है, आपने काम किया है, ये क्योंकि संचार से संबंधित ज्यादा ये तकनीक है, तो इसमें आपको संचार में इसको कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है, फिर इसका उसका असेसमेंट करना है, फिर असेसमेंट करके उसका कोडिंग करके फिर निष्कर्ष निकालना होता है। ये सब करने के बाद, कैटेगराइज करने के बाद, यूनिट्स का डिसाइड करने के बाद इसकी विश्वसनीयता का, रियलेबिलिटी का विश्लेषण होता है। इस प्रकार अंतर वस्तु विश्लेषण केवल विवरण देने के बजाय वैज्ञानिक उच्चता, सैद्धांतिक दृष्टि को प्राप्त कर रहा है। इसे व्यापक समस्याओं के अध्ययन के योग्य मान लिया गया है। अब ये सब करने के बाद इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती है, उनको भी ध्यान में रखना होगा।
जो हम अंत में जाके देखेंगे इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है कि हम ये करते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम जो फैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ही साइंटिफिक वे में उनको अध्ययन करना होता है, उनको देखना होता है, तभी जाके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अगली स्लाइड है विश्लेषण की इकाइयां, क्या क्या चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं और फिर उनका कैसे कैटेगराइज करके एनालाइज करेंगे हम लोग। तो पहला है कि जो चीजें हम कर सकते हैं वो है, इसमें संख्या का निर्णय शोधक पर निर्भर होता है। कितनी संख्या हो सकती, कितनी इकाई हो सकती, 5 भी हो सकती, 7 भी हो सकती, और उससे ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है। ये आपको करना है कि आपने जो प्रकल्प लिया है, रिसर्च डिजाइन आपने बनाई है, उसमें आपको यूनिट्स का कैसे निर्धारण करना, ये आपके ऊपर होता है। इसके साथ साथ ये अध्ययन करते समय देखा जाता है कि इनकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुई। लासवेल, जो प्रोफेसर लासवेल हुए, उन्होंने वर्ड अटेंशन सर्वे में बताया था कि ये जो सिंबल है विषय सामग्री का, जो शब्दों का या प्रतीकों का जो हमने चुनाव किया है, या उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप है, वार है। तो उन्होंने एक सर्वे किया था प्रोफेसर लासवेल ने, तो उन्होंने माना था कि इसके अलावा भी हम और चीजों को आत्मसात कर सकते हैं, जैसे फ्रीडम है, इक्वलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, फासीवादी है, नेशनलिटी है, सोशलिज्म है। इन चीजों को भी हम शामिल कर सकते हैं इकाइयों में। ये नहीं कि जो हमने निर्धारित कर ली, मैंने कहा ना पहले भी कि कम या ज्यादा आपके ऊपर निर्भर हो सकता है। अब ये सब होने के बाद जो पात्र है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या व्यक्ति हो, कोई भी प्रधानमंत्री ले सकते हो, अभी भारत के प्रधानमंत्री है, या किसी एक संगठन को ले सकते हो, उनकी कोई पुस्तक को ले सकते हो, कोई पत्रिकाओं को ले सकते हो, लेख भाषण को ले सकते हो, रेडियो कार्यक्रम को ले सकते हो, नक्सलवादी लिटरेचर को ले सकते हो, कोई समाचार पत्र को ले सकते हो। इन सब के बारे में जो जो पात्र आपको लगता है आपकी टॉपिक से संबंधित है, जो कैरेक्टर आपको लगता है, उनके बारे में ये इतना सारा दे रखा है। और भी इसके अलावा आपको जो लगता है उनका निर्धारण आप कर सकते हो। और इन मूल विषय जो थीम है, जो संचार मूल्यों है, अभिवृत्तियों आदि को रखा जाता है, उसके बारे में जो स्थान और ये जो सब चीजें जा रही है, निर्धारित की जा रही है, ये स्थान और समय को बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपने जो काम किया है या जो आपने किया है उसका समय और स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनका ध्यान रखना भी आवश्यक है। अब कैटेगराइज ऑफ एनालाइज, जो आपने ये सब चीजें ले ली अपने इसमें टॉपिक में ले ली, रिसर्च डिजाइन में, इनका भी कैटेगराइज भी आपने कर लिया, सब हो गया। फिर इनका एनालाइज कैसे करेंगे, तो ये इन्होंने बताया कि आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, इस तरह का एक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज नैतिक है, कौन सी चीज अनैतिक है, कौन पावरफुल है, कौन वीक है, कौन हमारे अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है। ये आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। इसके आधार, ये अलग अलग नहीं करोगे तो आप एनालाइज नहीं कर सकते हो, कंटेंट का विश्लेषण आप अच्छे तरह से नहीं कर सकते हो। फिर आपको वैल्यूज देखना पड़ेगा कि पावर है, कि मनी है, कि लव है, कि लाइफ है। इन चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। उसका व्यक्तित्व क्या है, स्वार्थी है, परमार्थी है, तानाशाह है, नौकरशाह है, या डेमोक्रेटिक है, जैसा भी उसको आपको कंटेंट के अनुसार आपको उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। फिर उसका अगर लिटरेचर में है तो आपको उसका साहित्य हो, या सरकारी गजट है, या जनगणना है, या इलेक्शन से संबंधित कोई आंकड़े हैं आपके पास, डेटा है, उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा।
या आपने कोई किसी कवि के ऊपर आप करना चाहते हो, प्रेमचंद के ऊपर करना चाहते हो, तो उसका शैली क्या है, उसकी क्या सकारात्मक रही है, क्या नकारात्मक रही है, उसके क्या उपदेश रहे है, उसने क्या संदेश दिया है, वो संदेश क्या कितना उपयोगी है हमारे लिए, उन चीजों को भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये नहीं कर रहे हो तो आप किसी सोशल एस्पेक्ट्स पे आप काम करना चाह रहे हो, तो क्या वो लेबर क्लास है कि विद्यार्थी है, क्या लीडर है, मंत्री है, सांसद है, या कोई बड़ा नौकरशाह है, इन सबको आप कैटेगराइज कर लो। करने के बाद फिर उनको एनालाइज करो, तभी जाकर आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो। अब एक और बात आ रही है इसके साथ साथ, कम्युनिकेटर, संचारक कौन है। तो अभी इतना इस दौरान ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि पहले राजदूत के जो मैसेज आते थे, जब किसी पे टकराव होता था आपस में, तो वो जो दृष्टिकोण अपनाते थे उसको भी आत्मसात करना पड़ता था, उसको भी देखना होता था। तो ये निश्चित पूर्वक नहीं कहा जाता है कि कुछ संदेशों में कहा जा रहा है वही दिखाया जा रहा है, या बुलावा मात्र तो नहीं है। ये बात भी सही है, कोई राजदूत जो कह रहा है वो एकदम सही है, उसके इंटरेस्ट भी हो सकते हैं इसमें, या पर ज्यादातर शब्दावली वो अपने मन से नहीं कहता, उसके चेहरे का या उसकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर आप देख सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो, लेकिन वो जो अपना मैसेज देगा वो मैसेज उसी राष्ट्र के सरकार के द्वारा दिया हुआ होता है। तो ये सब चीजें देखने के बाद जो आपके शब्द है लेखक के विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके प्रभाव क्या है, ये सब चीजें आपको देखनी मापनी है, इनको आत्मसात करना है। अब ये सब शीर्षक वर्गों में बांट दिया, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, किस उद्देश्य के लिए कहा गया, उसका क्या वांछनीय इच्छित प्रभाव पड़ा, में विविध किया जा सकता है। यानी कि किसी भी स्टेट का, किसी भी देश का, किसी भी राजदूत का, किसी भी राजनेता का जो संदेश है या जो वक्तव्य है, जो मैसेज है, उस मैसेज का उसने उनको वर्गों में हमने बांट दिया, फिर उसमें ये देखा गया कि उसने क्या कहा, शब्द क्या है। आपको देखते होंगे अखबार वाले, न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि ये शब्द अभी प्रधानमंत्री ने ये शब्द बोला है, इस शब्द के क्या मायने हैं, मुख्यमंत्री ने ये शब्द बोला है, इस शब्द के क्या मायने हैं, इस बात का अर्थ दूर तक जाएगा, इसका प्रभाव दूर तक जाएगा, कैसे कहा गया उसका भी विश्लेषण करते हैं, किस एम को लेके कहा गया और इसका क्या प्रभाव, अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा। या ये कहें कि समाज में कोई भी घटना घटित हुई है, या समाज में कोई भी मूवी आई है, या समाज में कोई भी कहानी आई है, या कोई लिटरेचर आया है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, या समाज के हित में होगा या समाज के अहित में होगा। ये सब चीजें आप आने वाले समय में रिसर्चर होने के कारण आपके सामने ये सारी चीजें आती है। बहुत सारी मूवीज जो आप देखते हो वो बड़ी मैसी होती है, या ये कहें कि एक दलितों को लेकर एक मूवी आई थी, उसका एक क्या इफेक्ट पड़ा सोसाइटी पे, वो क्यों कहा गया, इसको दिखाने का क्या प्रभाव पड़ता है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पे हो रहा है, दलितों पे हो रहा है, इनको अधिकार नहीं मिल रहा है। ये जो अखबार में न्यूज आई है या टेलीविजन में जो न्यूज आई है, इसका इफेक्ट क्या होगा, या जो केरल स्टोरी है उसका क्या होगा, या जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बताई गई थी प्रोफाइल, उसका इफेक्ट आने वाले हिंदुस्तान की सामाजिक, राजनीतिक या अन्य क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा, और ये इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है, और इसका प्रभाव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, समाज हित में होगा, समाज अहित में होगा। इन सब चीजों का विश्लेषण, इन कंटेंट को आपको एनालाइज करना है। यही रिसर्च के रूप में आपके सामने आएगा कि इन चीजों को एक साथ सिस्टमेटिक करके, कैटेगराइज करके, इनके इफेक्ट का एवेल्यूएशन करना ही अंतर्वस्तु विश्लेषण का
आधार बनता है। आवाज आ रही है? स्लाइड भी चल रही नहीं चल रही? Yes, sir. सर चल रही है सर। यस सर चल रही है। अब ये इसकी उपयोगिता और सीमाएं, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की समस्याएं, प्रॉब्लम और रियलिटी एंड वैलिडिटी। अंतर वस्तु विश्लेषण एक वस्तु परख, गुण और गुणात्मक, सरल एवं उपयोगी अनुसंधान प्रविधि है। इसमें गुणात्मक विषयों का गणनात्मक ढंग से अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुणात्मक और मात्रात्मक, गुणों को मात्रा में बदलना है और इसमें कुछ नहीं करना है। जो गुण है, जो कंटेंट है, उन कंटेंट का एनालिसिस करके कितना इफेक्ट, कितने %। आपने कोई योजना बना दी है बहुत बड़ा, आपने डैम बना दिया, जलावन में बहुरा सा डैम बना दिया, और उस डैम से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। ये डैम तो बना दिया है, बहुत अच्छी बात है, गुणात्मक हो गया। इसका प्रभाव आपने आंकलन कर लिया कि इतने घर, इतने लोग बेघर हो गए और इतनी जमीन सिंचित होगी। आपने एक विश्लेषण कर लिया, टेबुलेशन बना लिया, कैटेगराइज कर लिया, आंकड़े निर्धारित कर लिए, और वो जो आंकड़े निर्धारित करके जो आपने एनालाइज किया, वो ही मात्रात्मक पद्धति है। तो गुणात्मक विषयों को गणनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही इसकी होती है। अब ये सब करते समय क्या आपने तो टेक्निक अपनाई, उसकी नेचर क्या थी, उसके सोर्स क्या थे, उस क्षमता क्या थी, उन सब चीजों का भी आपको विश्लेषण करना है, उनको भी स्पष्ट करना है। और आपने कोई चीज की है, आपने दिखाई है, टेलीविजन पे दिखाई है, मीडिया में लिखी है, तो कितना इफेक्ट श्रोताओं पे पड़ा। आपने एक बहुत अच्छी कहानी लिखकर आपने डाली है यूट्यूब पे, कितने श्रोताओं ने उसको सुना, किसको अच्छी लगी, किसकी शैली अच्छी थी कि नहीं थी, कितनी उपयोगी थी या नहीं थी, ये सब आपने लिखा तो अच्छा है, लेकिन कितने लोगों को प्रभावित किया, वो मात्रात्मक होता है। अच्छा किया वो तो गुणात्मक हो गया, और उसका इफेक्ट पड़ा वो मात्रात्मक हो गया। तो ये चीजें देखना होगा। आप रिसर्च कर रहे हैं, अब रिसर्च कर रहे हैं आप, मतलब सोच रहे होंगे अब कुछ नहीं करना तो रिसर्च कर लो। कोटा यूनिवर्सिटी ने वैकेंसी निकाल दी, यहाँ आ गया नंबर, यही कर लो, दूसरी जगह आएगा, दूसरी जगह चले जाएंगे, ये आप सोच रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं। अगर आपने कोई विषय लिया है, कोई थॉटफुल काम करने की कोशिश की, तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि मुझे इस दृष्टि से इस काम को करना है, मेरा रिसर्च ऐसा हो कि मैं उससे जाना जाऊं। बस ये कि बहुत अच्छे अगर किसी को करना है तो कोटा राज्य के ऊपर लिखा, भाई अमुक विद्यार्थी ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत इफेक्टिव लिखा, तो ये आपके साथ नाम जुड़ेगा। अगर आपने सिर्फ पीएचडी करने के लिए ये सब किया है तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये इस जगह आपके ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे इस तरह का सोच रख के आते हैं। सॉरी, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर ये सब चीजें इस तरह की आती है, बच्चे सोचते हैं कि अब क्या करें, पीएचडी कर लेते, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी रिसर्च, कोई भी शोध आप कर रहे हैं वो बहुत उपयोगी है। अब ये तो विदेश नीति वाला आ गया। इम्पोर्टेंट फोटो। और अब इसके बाद अभी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की समस्याएं। सर नमस्ते। हाँ जी सर, मैं ओम गुंजल पार्षद हूँ। मैं रूरल टूरिज्म पे पीएचडी कर रहा हूँ, मतलब वो कर रहा हूँ रिसर्च। 3 बार तो लेफ्ट हो गई। अच्छा। ओम जी बस 2 मिनट और ले लूं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे 5 मिनट। सर बिल्कुल सर। है ना? अब इसका क्या प्रामाणिकता, आप अब रिसर्च कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका विषय सोशल साइंसेज में ह्यूमन बीइंग है, मानव स्वभाव है, उसको आपने विषय बनाया, तो इसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसकी प्रामाणिकता, किसी सही नहीं सही ये सब चीजें आपको करनी है। तो रिसर्च समाचार पत्रों में आप देखो, समाचार पत्र आप देखो, प्लीज थोड़ी सी देर और, बस लास्ट पेज पा रहा हूँ मैं, आपका टाइम भी हो रहा है। तो ये पैसे अब क्योंकि ये संचार 300 रुपए तो वो बचे थे।
और एक वो 100 रुपए वो देके गया है। Surabhi ji, please mute your mic. बच्चों के तो 300 बच्चे के विशाल से निकलवा लेंगे 300 माला के 300 रुपए। यार और आप ये क्या 100 कर रुपए रहे हो? आप लोग क्लास तो माला ही क्लास में भी है, आप बातें करते जा रहे और हो। एक उसके हैं मोहित पे रहा। कोई ये पता शी नहीं यार किसके हैं। बात करते हैं। गुरप्रीत के देखे गया, नहीं देखे गया, आपको सुनाई मुझे दिया पता है? नहीं, शायद दे गया है बच्ची के। गुरप्रीत के भी ले लो। कर लीजिए प्लीज, कौन बोल रहा है? पैसे का हिसाब थोड़ा बाद में कोई कर बात लेना। नहीं ना, तो अब आपके पास सिर्फ आरती के पैसे नहीं है। 100 रुपए बच्चा। Surabhi ji, अच्छा ये तो माला की। माला सर सुरभि मैडम को आउट करो ना, सुनने नहीं दे रही, माला वाला खरीद रही है, तो पता नहीं कौन सी माला खरीद रही है। अब ये क्या अंतर्वस्तु विश्लेषण में कंप्यूटर का जो प्रयोग होने लगा तो बड़ा आसान हो गया। कंप्यूटर बहुत अच्छे से डिजाइन बनाता है, तथ्यात्मक सूचना को एकत्रित कर सकता है, संभाल सकता है। पहले ये कंप्यूटर नहीं था तो बड़ी दिक्कत आती थी, किसी रिसर्चर के माध्यम से काम होता था तो उसको सारी चीजें बहुत समेट के रखनी पड़ती थी, संभाल के रखनी पड़ती थी, तो वो बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन अब कंप्यूटर का प्रयोग इस पद्धति में होने लगा तो सूचनाएं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठी की जा सकती है। अब इसको ये सब करने के बाद इसके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम जो मुझे लगी है कि अवलोकन पद्धति की, वो यही है कि सबसे बड़ी बात तो ये जो मीडिया है, आप मीडिया की बात की जा रही थी, अखबार की बात की जा रही थी, तो अखबार वाले जो सूचनाएं दे रहे हैं उसमें हम यकीन करते हैं। मैं भी मानता हूं कि हम सुबह उठते हैं, अखबार ही ढूंढने जाते हैं, फिर चाय का कप हाथ में लेते हैं और पढ़ते हैं, और पढ़ के कहते हैं यार ये सूचना है तो क्या लिखी है, तो सच्चाई नहीं है या इस तरह का नहीं लगता है, ये तथ्य सही नहीं है, तो फिर उसकी उपयोगिता नहीं है। तो अखबार किसी न किसी सोच से, किसी न किसी दल से, किसी न किसी विचारधारा से, या टेलीविजन या मीडिया कर्मी किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसकी विश्वसनीयता पर, रियलेबिलिटी पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात आती है कि ये बड़ी दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये घटना हुई है, लेकिन अखबार में बहुत सारी बातें दूसरे रूप में भी आ जाती, तो ये समस्या एक रिसर्चर के सामने आ जाती, क्योंकि वो कंटेंट एनालिसिस करता है, और कंटेंट एनालिसिस करता तो वो द्वितीय स्रोत पर, वो प्राइमरी डेटा पे नहीं करता है, वो सेकेंडरी डेटा पे करता है, तो ये समस्या उसके सामने होती है। अब वो सैंपलिंग लेगा, हर अखबार का या प्रेस का कोई सैंपलिंग लेता है तो वो सैंपलिंग लेने का क्या आधार होना चाहिए, किस पैमाने से वो सैंपलिंग ले, ये भी एक रिसर्चर के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। और आप देख रहे होंगे कि मीडिया को लेकर तरह तरह की बातें हम आम पब्लिक में भी सुनते हैं कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है, मीडिया सही नहीं बता रहा है, एक ही तरफ की घटना है वो बता रहा है। तो कोई भी चीज को बार बार बताना ही मात्रात्मक अध्ययन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात। तो दो बातें हैं कि एक तो इसका बहुत सीमित प्रयोग होता है, लिमिटेड एप्लीकेशन होती है इसकी। दूसरा इसमें ये डिपेंडेंसी ऑन सेकेंडरी मटेरियल्स, ये सेकेंडरी मटेरियल पर यानी कि द्वितीयक स्रोत पर होता है। और तीसरी बात ये कि जो हम निष्कर्ष जो निकालते हैं, हमें टाइम लग जाता है किसी भी क्षेत्र का जो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। जब हम उस काम को शुरू करते हैं तब परिस्थितियां अलग होती है सोशल साइंसेज की, और काम करते करते 2-3 साल 4 साल में हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो परिस्थितियां अलग हो जाती है। तो हमारा शुरुआत का और निष्कर्ष में भी बहुत अंतर तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं अंतर देखने को मिलता है, और इसीलिए जो हमारा अध्ययन है वो आउट ऑफ डेट भी हो जाता है कभी कभी। तो ये इस तरह की समस्याएं इसके सामने आती है। आगे बढ़ा दो तो लास्ट स्लाइड थी। तो थैंक यू सर। 2 घंटे आप thank you so much. Wonderful lecture.
हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मुझे थोड़ा सा थैंक यू सर, गाइड कर थैंक यू सर। दीजिए सर। मेरा सब्जेक्ट Thank you, स्पोर्ट्स sir. साइकोलॉजी है, तो उसमें कंटेंट ऑफ एनालिसिस जो आपने कहा है वो स्पोर्ट्स में कैसे करेंगे सर? थोड़ा सा गाइड कीजिए सर। सर मैं भी पूछ रहा था आपसे सर, मैं ओम गुंजल। हाँ, मेरी बात आपने एक रोक दी थी चीज सर। है, हैंड रेज कर ले आप, और मतलब क्योंकि सारे ने माइक प्लेयर सुने नहीं दे रहा। सर मैं ओम गुंजल, मैं आपसे पूछ रहा था, मैं रूरल बताइए। टूरिज्म में कर रहा हूँ, तो रूरल टूरिज्म में कैसे की जाए, मतलब कैसे क्या किया जाए? अच्छा, कहाँ से, कौन सा क्षेत्र लिया आपने? रूरल टूरिज्म हाडोती संभाग। पूरा संभाग ले लिया? जी सर। मैंने कौन सा संभाग बड़ा नहीं हो जाएगा टॉपिक? हाँ सर, पूरा बड़ा नहीं हो जाएगा टॉपिक? रिसर्च में क्या होता है कि टॉपिक बहुत छोटा लेना चाहिए ताकि एक कंपेरेटिव स्टडी हो जाए। बड़ा लेने से क्या वो फिर वो हो जाता है कि बड़ा सर उसके। मैंने पूरा हाडोती संभाग लिया हुआ है जहाँ पे अपने टूरिज्म को बढ़ावा मिले। तो आप 2 जगह का ले लेते, बूंदी कोटा ले लेते। मैंने सर कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, चारों जगह का लिया हुआ है। हाँ तो ले लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, आपने बड़ा तो लिया, आपने झालावाड़ में गाइड। तो सर आप हो ही सही, तो आप मदद कर ही दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, झालावाड़ कोटा सब जगह कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर, इसका सर, आज अभी इतना ये नहीं रहा, मटेरियल आपको खूब अवेलेबल है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पड़ा, हजारों किताबें पड़ी हुई है, मैगजीन वगैरह सब आती है, हर महीना 6 महीने में आती है, तो उनको सर आप मैं देख। आपको फोन पे संपर्क कर लूंगा सर, तो आप प्लीज बिल्कुल अपनी बिल्कुल, गाइडलाइन। कभी भी कर लेना आप। सर सर, तो आप थैंक यू सर। ओके। हाँ, एक एक पूछ लो भाई। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी आपने रजनी कोठारी जी का नाम लिया, हेराल्ड लासवेल का, उनकी बुक वगैरह का नाम लिया, तो ऐसे पॉलिटिकल साइंस में जैसे क्षेत्र मतदान व्यवहार के अध्ययन में कौन कौन सी बुक्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं? किसमें सुदेश? जी सर। किसका बोला, किसमें? जैसे आपने हेराल्ड लासवेल हाँ का, हाँ, आप किसमें पूछ रहे हैं, बुक किसमें पूछना चाह रही है? जैसे मतदान व्यवहार से रिलेटेड बुक्स वगैरह। अच्छा, मतदान से। जी जी जी। इसके लिए अलग से बुक तो नहीं, चैप्टर मिल जाएंगे आपको। प्रोफेसर इकबाल नारायण सर की है, केसी माथुर सर की है, इनकी बुक में आपको चैप्टर मिलेंगे इसके बारे में। जी सर। इकबाल नारायण सर को जरूर कोट करें इसमें, उनका काम है ना, मतदान। वैसे बता दूंगा, तुम आने वाली थी, आई नहीं, आ जाना, बता दूंगा। जी सर, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मेरा था सर, मैं प्रियंका स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ क्या? 2-3 बोल रहे, आवाज नहीं हो रही क्लियर। अरे यार सर, हाँ अभी बोलिए। हाँ हेलो बोलिए। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही मुझे है। प्लीज थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए कि मेरा कंटेंट ऑफ एनालिसिस में, आपने जैसे बोला कि आपको एनकोडिंग करना होगा, तो स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी फील्ड में क्या एनकोडिंग, मतलब मुझे समझ नहीं आया सर, एनकोडिंग किस डेटा को करेंगे हम? जैसे आपने टॉपिक ले लिया स्टडी कोई है। भी, हाँ है जी ना, आपने कोई टॉपिक ले लिया साइकोलॉजी का, किसी महिलाओं की, जैसे मान लो कि आप मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं उनका आपने ले लिया, है ना, ठीक है 2 सर। एनजीओ का आप ले सकती है ना। हाँ तो जी एक तो उनकी एज का बता दो कि कितने साल के बच्चे हैं, ठीक कितने है सर। कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कोई ग्रामीण का है कि शहरी का है, उनकी हाँ एक जी टेबल बनाइए। तो उनको अलग अलग आप बना दीजिए कि ये इतने शहरी क्षेत्र के हैं, इतने ग्रामीण के हैं, इतनी गर्ल्स है, इतनी उम्र की है, और उनको कोटिंग कर लीजिए आप अलग अलग। ये सर मेरा कंपैरेटिव डेटा होगा सर, मेरे हाँ, जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो उसमें बहुत अच्छा टॉपिक, इस तरह से ले हाँ सकती जी। हो। उनका उनका सोशल बैकग्राउंड आप ले सकती हो, सोशल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, नहीं उनका क्या। सर, अच्छा सर, थोड़ा सा और बताती हूँ। मेरा सर स्पेसिफिक है कि स्पोर्ट्स वाले बच्चे, मेरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है हाँ सर। तो स्पोर्ट्स मान लीजिए किसमें इंटरेस्ट है आपका, हाँ स्पोर्ट्स तो तो सर मान लीजिए सारे थोड़ी उसमें, होगा। भाई एक कोई हाँ बच्चा होगा तो कहेगा मैं तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ या ठीक है। बैडमिंटन खेलता हूँ, तो उनको हाँ कैटेगराइज कर लीजिए, बैडमिंटन खेलने वाले कितने बच्चे हैं। आपने एक कोई लिया होगा ना जगह वगैरह। सर मैंने हाँ सर, बस 2 गेम्स लिए हैं सर, 2 गेम्स का कर रही हूँ। 2 टीम का उनमें से आप कर लीजिए। तो दो कोडिंग टीम में का 2 टीम बिहेवियर कौन सी कर वगैरह। रहे हो, 2 टीम सॉरी कौन सी कर रहे हो? सर, अभी वो तो डिस्क्लोज नहीं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फुटबॉल और बास्केटबॉल है, तो उनका कुछ स्किल एनहेंस करना है हमें, तो हाँ अभी तो किस चीज का करूँ? आपने जैसे 2 टीम ले लिए, बास्केट का और
फुटबॉल ले लेते हैं, चलो। चलो फुटबॉल ले ली, तो आप नहीं कहोगे आप बास्केट क्यों चूज किया आपने, हाँ फुटबॉल क्यों चूज किया आपने? ठीक वो है। कहेगा मैं बचपन से खेलता था, मेरे पिताजी खेलते थे, मेरा भाई खेलता है, मेरे पास ग्राउंड था, तो मम्मा अच्छा, खेलती थी, नहीं फैसिलिटीज आता। होगी। अलग हाँ अलग कर दोगे, बास्केट इसलिए ली इन्होंने, फुटबॉल इसने इसलिए ली, उनका कोडिंग कर लो, आप अलग अलग बना लो, कैटेगराइज कर लो, ठीक है, परिस्थितियां क्या थी उनकी, सिचुएशन को आप कर लो, उनको हैंडल करो। ठीक है सर, ठीक। और सर उनका बिहेवियर भी ऐड कर सकते हैं, उनका लाइकिंग या फिर दूसरा हॉबीज कुछ ऐसा? क्योंकि आपको उनकी वो तो आपको तो गेम्स का करना है, और सब क्या करना आपको, अच्छा अच्छा, ठीक नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ। उसकी हॉबी वगैरह से क्या करना आपको, हॉबी हाँ बता जी। देगा मेरे खेल में ये, और नहीं आपके सर, फिर हाँ, गेम का ही अपन को हॉबी से क्या करना है, सही कह रहे हैं आप सर। ना उनसे क्या लेना आपको, आप हाँ, क्यों लिया है, क्वेश्चन पूछते हैं तो कंटेंट अपना सब्जेक्ट से संबंधित है ना, हम्म। पर वो थोड़ा दे सकते हो कि एक हाँ इंट्रोडक्शन हो गया ना आपका, कि भाई इन बच्चों ने इतने नहीं लिया कि इस वजह से, ये आप और कर सकते हो। एनकोडिंग उस चीज का करूं कि वो क्यों आए इस गेम में करके। हाँ, कैटेगराइज करके क्लास छोड़ सकता हूँ क्या सर? उनको अलग कर, अभी तो आप तथ्यात्मक टेक्सचुअल एनालाइज करोगे ना। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। आरती मालव हाँ जी। कुछ पूछना चाह रही है, आरती मालव। अफरोज खान चलो गए, अनीता सुमन, और किसी को, अनीता सुमन, अन्नू यादव, अशोक जी